Good afternoon. I'm Sarah, and this is a very special session. Of course, I'm biased because I'm sitting up here and not down there, but it really is a special one because while it's brilliant to have conversations with, academics, people like me who run NGOs and all sorts of other people who are working in the field, but this session, we have the ladies that people like I talk about. And they're extremely confident, extremely comfortable. I was asking them before we came up here whether they were nervous at all, and they're not nervous at all. They are not fazed about sitting here and talking to you about their experiences, and they're actually very excited to share with you about their journey. How have they got from their village in UP to sitting here in Delhi and telling you about what they've been through? They have been part of self-help groups, and that's what we're going to be talking about. The issues in their lives, what has improved because they have been a part. You've seen it on the little clip, but now we'll be able to go into some of the details a little bit more. मैं शुरू करना चाह रही हूँ. हमने अभी ये वीडियो पे देखा था कि आप लोग सब समूह में जुड़े हैं. ये पूछना था कि आपके घर में क्या हुआ था, क्योंकि देखिए आपने बोला कि हमने घूंघट यहाँ तक लिया था और हम घर से नहीं निकलते थे, हमारा खुद का कोई नाम नहीं था, हम किसी की पत्नी थी या ये मेरा बेटा है, आपको कोई जानते नहीं थे. लेकिन आपके घर में जैसे आपके पति या आपके सास ससुर, उनको कैसे लगा? आपको किसी ने रोका या लड़ाई हुई थी घर में? बाहर निकलने के लिए आसान था कि आप बोल सकते थे नहीं मैं समूह के मीटिंग में जा रही हूँ, तो सब ने बोला हाँ हाँ जाओ वेरी गुड, या घर में कोई किसी ने रोका? थोड़ा बताएंगे. यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते. मेरा नाम सुविता है और हमारे ज़िले का नाम अमेठी है और हमारे ब्लॉक का नाम संग्रामपुर है और मैं यूपी से आई हूँ. जैसा कि दीदी ने पूछ रही हैं कि समूह में जुड़ने के बाद रोक टोक. समूह में जुड़े तो हम लोग, लेकिन मीटिंग में जाने के लिए कोई अलाउ नहीं था. घर में जेठ जी रहते थे, ससुर जी रहते थे, कहते थे महिलाओं को बाहर निकलना ठीक नहीं होता, महिलाएं अगर बाहर जाती हैं तो हमारी मान मर्यादा जो है वो खराब हो जाती है. तो हमारे जेठ जी ऐसे ही मना करते थे, बार बार रोकते थे कि आपको बैठक में जाना नहीं है, समूह चलाना तो घर में चलाओ. ऐसे ऐसे समस्याएं आती रहती थी. फिर हम धीरे धीरे उन सबको समझाते समझाते किसी न किसी तरह से समूह की बैठक में जाना शुरू कर दिया. तो पहला बंधन हम अपने पैर का तोड़ दिए. तब फिर समूह की बैठक किए. समूह में हमारे एक गांव में एक ही था, फिर 5-6 समूह को मिला करके पूरी ग्राम पंचायत को मिला करके हमने ग्राम संगठन बनाया. फिर ग्राम संगठन की बैठक में जाना शुरू किया, जिससे कि हमारे बंधन टूटना शुरू हो गए. फिर हमारा ब्लॉक संगठन बना, मैं ब्लॉक संगठन की बैठक में भी जाना शुरू कर दी. फिर समूह से पैसे ले करके हमने बहुत सारे काम किया. और सबसे पहले तो हमने संगठन के माध्यम से, जब हमारा संगठन बना, पहले तो समूह था, हम बिखरे थे, 10-12 बहनें थी, कुछ कर नहीं पाते थे. लेकिन जब हमारा ग्राम संगठन बना तब हम 100-150 बहनें हो गई. तब हम लोग को मनरेगा में काम नहीं मिल रहा था. फिर हम सारी बहनें संगठन बना करके हम लोगों को समूह संगठन के माध्यम से जब ट्रेनिंग मिली कि मनरेगा में सभी काम कर सकते हैं, जब खेती में काम ना हो तब मनरेगा में काम करें, तो हम सारी बहनें ट्रेनिंग के हिसाब से अपना शुरू कर दिए. प्रधान जी को से कहा कि काम चाहिए. प्रधान जी ने कहा कि ठीक है काम देंगे हम, लेकिन हमको लिखित चाहिए. हमको भी पता था कि हम लिखित देंगे तभी मिलेगा, क्योंकि हमको समूह संगठन के माध्यम से इतनी ट्रेनिंग मिली थी कि लिखितम माना जाता है लेकिन रटत्तम नहीं माना जाता. तब हम लोगों ने लिख करके दिया पंचायत मित्र को. तो वो 15 दिन के बाद क्या किया,
पुरुषों को काम दे दिए लेकिन महिलाओं को काम नहीं दिए। फिर महिलाएं इतना संगठन से वो हो गई कि वो अपने आप ही जा कर के काम करना शुरू कर दिए। जब पुरुषों को काम मिल गया, महिलाओं को नहीं मिला, तब वो अपने आप ही चली गई सारी महिलाएं, क्योंकि समूह संगठन चला रही थी दीदी, तो वो चली गई। फिर प्रधान जी ने कहा काम नहीं मिलेगा आप लोगों को, तो हम लोगों ने कहा कि काम कौन देता है, प्रधान से मिलता है। तो प्रधान जी ने कहा आप लोगों का खाता नहीं है और जॉब कार्ड नहीं बना है, जब तक जॉब कार्ड नहीं बनेगा तब तक आप लोगों को कोई काम नहीं देगा। फिर सब महिलाएं ने कहा कि आप काम दोगे कि नहीं, जॉब कार्ड आप ही बनवाते हो? कहें हाँ हम ही बनवाते, लेकिन हम नहीं बनवा पाएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग बीडीओ के पास जाएंगे। तब फिर सारी महिलाएं उठी और वहाँ से शुरू कर दी जाने के लिए। तब फिर प्रधान जी को जब पता चली कि ये बीडीओ के पास जाएंगी, तब वो पीछे पीछे गए और आगे जाकर के गाड़ी खड़ी कर दी और कहा कि बताइए आप लोग चाहती क्या हो? तो सब बहनें कही हमको काम चाहिए, आपको काम देना पड़ेगा। फिर सब बहनें दूसरे दिन बीडीओ के पास गई, वहाँ पे बीडीओ साहब मिले, मान सम्मान से बैठा। पहले तो नहीं बैठा है, पूछे कि कहाँ से हो, फिर बताए हम लोग कि हम समूह संगठन से हैं। तब फिर उन्होंने बैठाया और सबको बुलाए, फिर जॉब कार्ड बनवाए। जॉब कार्ड बनवा करके सभी बहनों को मनरेगा में काम दिए। और हमारे गांव में 1 किलोमीटर दूर से अगर कोई जाता था तो अपने साधन को वहीं पे खड़ा कर देता था, तब पैदल चल के जाता था। बारिश के समय में बहुत पानी भर जाता था, लेकिन इसी समूह संगठन के माध्यम से हम सारी बहनें मिल करके उस रोड को भी उसी मनरेगा से उस रोड को बनवाए, उसी में सभी बहनें काम की। फिर उसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी से कुछ लोग आए और वहाँ वो रोड जो है पक्का बनवा दिए। तो खाली ये एक जिंदगी की बात नहीं है कि मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया, नहीं, आप कह रहे हैं कि पूरे पूरा गांव, क्योंकि आप लोग जुड़ गए तो पूरे गांव भी, वो विकास गांव में भी हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन राष्ट्रपति, अगर आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि आपके घर में जो रिश्तेदार हैं तो उसमें क्या फ़र्क आया? हेलो। और जो अगर आपने पैसे कमाए हैं तो घर में कौन डिसाइड करेगा कि इस पैसे के साथ हम क्या करेंगे? मेरे हाथ में इतने पैसे हैं तो हमको अपने पति को पैसे देने पड़ते हैं और फिर वो शायद दारू पे इस्तेमाल करें, या अपना छोटा सा मशीन लेना है या साइकिल लेना है, या आप बोलेंगे कि इस पैसे के साथ मेरी बेटी है तो उसके पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, या हमको खाना, थोड़ा पौष्टिक खाना खरीदना है क्योंकि बच्चे को ज़्यादा खाना खिलाना है। तो ये जो पैसे घर में आते हैं वो किसके हाथ में होता है? पहले तो जब मैं समूह में नहीं थी तो जो है ये पैसा जब घर में आता था तो हमको कोई ये नहीं लगता था कि सारा चीज़ तो पुरुष लोगों को लाना है, उन्हीं के हाथ में पैसा रहे तो ज़्यादा। पहले तो 10-20 रुपये भी रहता था तो हमको ही नहीं लगता था मेरे भी खर्च के कुछ चीज़ है, उनको बाहर जाना वही ला के देंगे। लेकिन जब से समूह संगठन में आ गए तो ये भी हमको भी ये लगा, हम लोगों को भी ये जागरूकता हुई कि नहीं, हमारा भी निर्णय हमारे घर में होना चाहिए। अब जो भी निर्णय लिया जाता हम सबकी सहमति से लिया जाता, और हमारे घर में जो भी पैसे, हम भी कहते हैं हमको हमारे पास पैसा था खर्च करने के लिए, और पति को भी जो कमाई हो जो भी पैसा एकजुट था, तो हम सब ने मिल के विचार किया कि नहीं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो हमारी बेटी का मन था कि जेएनएम का कोर्स करने के लिए, तो हम सब लोग मिलके अपनी बेटी को जेएनएम की तैयारी करवा रहे हैं, तो उसमें पैसा खर्च करें। तो मेरा भी निर्णय हमारे घर में अब लिया जाता है, और हम भी ये भी डिसाइड करते पैसा कहाँ खर्चा होगा और कहाँ पे सही होगा खर्च करने के लिए। तो ये है हमारे। और आप लोगों के गांव में शिक्षा, जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाते हैं, हम तो देख सकते हैं कि पूरे देश में लड़कियां जब छोटे होते हैं तो वो स्कूल चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब थोड़े बड़े होते हैं तो या तो वहाँ पे गांव में, शहर में भी, ये गांव की बात नहीं है, लेकिन टॉयलेट नहीं है उनके लिए, या फिर उनको घर में अपने छोटे भाई बहन उनको देखना पड़ता है क्योंकि मम्मी डैडी काम पे चले गए, तो घर में कौन रहेगा? 5, 6, 7, 8, हमारे जामिया में 9, 10 भाई बहन होते हैं, कौन देखेगा उनको? तो जो लड़कियां हैं उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको घर में रहना है, तो उसके लिए भी फिर उनको स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ता है। तो आप लोगों ने गांव में कुछ काम किया है ज़्यादा ताकि लड़की भी स्कूल जाए, पढ़ाई भी ज़्यादा करे, उसमें कुछ फ़र्क आया है?
हमारे यहाँ भी लड़कियों को लेके फ़र्क आया है, क्योंकि पहले जैसे आप कह रहे थे मैडम, जो ऐसे ही हुआ था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई के लिए दिक्कत होती, क्योंकि गांव में स्कूल जो होते हैं 8वीं 10वीं तक तो हो जाते थे, 8वीं तक ही मुश्किल होता था, लेकिन अब तो 10वीं 12वीं और बीए तक भी है। लेकिन जाने में उन लड़कियों को उतना दूर जाने में उनके माँ बाप को विश्वास नहीं पड़ता था कि मैं अपनी बेटी को इतनी दूर भेजूं, क्योंकि उनको दिक्कत होती थी कि समाज में बहुत सारी तरह तरह की भ्रांतियां हैं, लोग उसमें बहुत दिक्कत होती थी, गांव में रास्ता भी दूर होता था। लेकिन जब से समूह संगठन में आ गई तो जो एक दूसरे की जो एकता है, एकता को लेकर के सब में एकता हो गई, और बहनें एक दूसरे की बहनों को हिम्मत दिलाती कि नहीं आप अपनी बेटी को भेजो, हम भी अपनी बेटी को भेजेंगे, ये घर का काम है, बच्चों की देखभाल है, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, बच्चे भी देखे जाएंगे, घर का भी काम होगा, खेती का भी काम होगा, लेकिन हमारी बेटी आपकी बेटी सब एक साथ मिलके स्कूल जाएंगे तो एक दूसरे की सुरक्षा होंगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा बेटियों को। और उसके साथ जो आने जाने की दिक्कत होती थी, समूह से पैसा लेके बहुत सारी माँ अपनी बेटियों के लिए साइकिल निकलवाई, उस साइकिल से हमारे सबकी बेटियां जाती हैं स्कूल को। अभी हमारे गांव में सबकी बेटी बीए तो कर ही रही हैं और आगे भी कोर्स की भी तैयारी करती हैं। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं है तो फिर ज़िंदगी क्या रही। जब हम औरत को देखें और जो गवर्नमेंट के स्कीम होते हैं, तो वो ज़्यादातर एक औरत को इस नज़रिए से देखते हैं कि इस औरत को बच्चा पैदा करना है। तो जो स्कीम्स होते हैं, तो या तो प्रेगनेंसी के टाइम में उनको पैसे मिलते हैं कि आप जाके डॉक्टर के पास जाओ, स्कैन कराओ, ये सब करो, या डिलीवरी के टाइम में उनको मदद मिलती है, या शायद डिलीवरी के थोड़े से बाद। लेकिन फिर ज़्यादातर वो फोकस बच्चे के ऊपर शिफ्ट होता है कि इनको ये टीका लगवाओ, ये ड्रॉप्स पिलाओ, इस तरह का शायद खाना पीना, दूध। लेकिन एक औरत उससे बहुत ज़्यादा भी है ना। हम इसलिए नहीं पैदा नहीं हुए हैं कि खाली मुझे बच्चा पैदा करना है और उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। बहुत कुछ है देने के लिए, करने के लिए। तो स्वास्थ्य में भी आप लोगों ने कोई और जैसे मुद्दे उठाए हैं आपके ग्रुप्स में, जैसे हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें जो लोग बात करते नहीं हैं उसके ऊपर। जो हमने देखा है मेरे एनजीओ में, सीक्वेन में, जब हमने ये हेल्थ कैंप कराए हैं, तो हेल्थ कैंप बहुत सारे होते हैं। हमने हेल्थ कैंप कोई बच्चे के डॉक्टर को बुलाया या कोई औरत के डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया, लेकिन जब हमने ये मेंटल हेल्थ के ऊपर किया है कि अंदर क्या हो रहा है, हमारे औरत ने बोला, किसी ने हमारे साथ ये बात नहीं बोली, किसी ने हमारे साथ बैठ के ये समझाया नहीं। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनको बस लगता है कि अच्छा जब बच्चा हो रहा है तो फिर मुझे पैसे देते हैं या मुझे हेल्प देते हैं। और मुझे किसी ने ये भी नहीं बताया कि डॉक्टर के पास ना जाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ जो हम बोलते हैं, ताकि हम तंदुरुस्त रहें। क्या करना चाहिए हमको, ताकि क्योंकि जो हमने देखा है, औरत काम चलाते हैं तो शायद वो थोड़े से बीमार हो जाते, लेकिन वो किसी को कुछ बोलेंगे नहीं। जो मर्द लोग होते हैं, कुछ इधर दर्द हुई उधर दर्द हुई, फट से डॉक्टर के पास चले गए। और औरत वो बोलती कि कोई बात नहीं, मुझे काम करना है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जब तक कि इतना ज़्यादा हो गया है कि फिर वो मतलब गिरने की लग जाती है और फिर वो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करनी पड़ती है। तो हमारा काम भी ये है कि उनको समझाना कि अगर आपको लगता है छोटा मोटा है, लेकिन आपका भी हक बनता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, ताकि उस तक नहीं पहुंचे। तो थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में आप हमको अगर बताएंगे कि क्या बदला है, आप थोड़ा बताएंगे। जैसा कि सभी को नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है और मैं रायबरेली ज़िले से हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। और हम अपने यहाँ स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं। अपने राजीव गांधी परियोजना में हम लोग स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं को जानकारी देते हैं
गर्भावस्था से लेके, यानी कि जैसे ही उनको वो पता चलता है गर्भ का, वहाँ से लेके हम उनके 2 साल तक के बच्चे की देखभाल करते हैं। जैसे कि पहले तो मातृत्व स्वास्थ्य पर 9 महीने तक हम लोग मातृत्व स्वास्थ्य का ट्रेनिंग देते हैं। उनको एक एक बात उनको बताते हैं कि मातृत्व स्वास्थ्य, जब गर्भावस्था होती है तो उनको गर्भ का पता चलते ही अपनी जांच करानी होती है, और जांच करा के अपना पंजीकरण कराते हैं। पंजीकरण कराने के बाद उनको टीटी का सुई लगता है, और तब जाके उनको पता चलता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसी महिलाएं थी कि जिनको पता ही नहीं था कि गर्भावस्था जैसे ही हमें पता चलती है तो उसको हमें बताना भी है, क्योंकि गांव में होता था कि अभी भी कहीं कहीं है कि 3-4 महीने तक तो हम अपने घर के पूरे सदस्य को भी नहीं बताते हैं कि हमें मतलब कि बच्चा रुका है या हमें गर्भ धारण हो गया है। वो पहले अपने पति से तो बताती है, फिर उसके बाद जैसे ही सास को पता चलता है तो सास कहती है कि नहीं, अभी नहीं बताना है सबको, अभी कुछ भी हो सकता है, और जब 3-4 महीने बीत जाएंगे तब जाके हम बताएंगे, और तब जाके ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब लोग माँ बनते हैं, सबको ऐसा होता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को बताना मत। लेकिन हम लोग ये काम कर रहे हैं कि अपने समूह की बैठक करते हैं और समूह की महिलाओं से जानकारी लेते हैं कि उनके घर में कोई ऐसी महिला, कोई उनकी बहू बेटी कोई है तो नहीं है जिसको गर्भ धारण हुआ है, और अगर उसका गर्भ का पता चलता है तो उसका पहले जांच कराना है, और जांच में हमको एएनएम बहन जी से पंजीकरण लेना है। पंजीकरण करा के फिर हम उनको जांचों के बारे में बताते हैं कि उनको 4 बार जांच करानी होती है, और जिसमें 5 चीज़ों की जांच होती है, जैसे कि खून की जांच, पेशाब की जांच, वजन की जांच, बीपी की जांच और पेट के घिराव की जांच। जब हम इनको बताते हैं कि ये चीज़ जांच होना है, तो ये भी होता है कि एएनएम दीदी के पास जाती है तो वो सुई लगा देती हैं और कहती हैं हाँ सब ठीक है। तो वो अब जाके बोलने लगी है कि दीदी मेरा बीपी जांच कर दीजिए, दीदी मेरा खून जांच कर दीजिए, दीदी मेरे पेट के घिराव की जांच कर दीजिए, मेरा वजन नहीं बढ़ा है दीदी, और मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहती हैं, तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है और उनको जांच करनी पड़ती है। तो हमारी महिलाएं और हमारे जो ग्रुप्स हैं, हमारे समूह हैं, उनकी महिलाएं भी उन तक जाती हैं, और हम लोग उनको समय समय पे, जैसे कि उनका गर्भ का पता चलता है तो पंजीकरण के बारे में बताते हैं, जांचों के बारे में बताते हैं, फिर 9 महीने तक खतरे के लक्षणों के बारे में बताते हैं कि जैसे ही महिला को गर्भ धारण हो जाता है तो उसको खतरे के लक्षणों के बारे में पता हो, ताकि वो समय से अस्पताल पहुंच सके और समय से उनकी जान बच सके। ये ना हो कि अगर उनको कोई दिक्कत होने लगती है तो, यानी ये जैसे खतरे का लक्षण है कि गर्भावस्था के समय अगर उनको ब्लड आ जाता है, या प्रेगनेंसी मतलब बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद अधिक खून आ रहा है, जब उनको जानकारी नहीं होती है तो वो बता नहीं पाती है कि अब मुझे ज़्यादा खून आ रहा है या मुझे क्या हो रहा है। तो इस वजह से भी उनको अस्पताल तक पहुंचने में बहुत देर हो जाती थी और उनकी जान चली जाती थी। तो अब हम लोग हर मेंबर यानी अपने समूह से लेकर बीएचएनडी तक पहुंचने लगे हैं। बीएचएनडी हमारे गांव में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस होता है, उसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं और सभी बहनें वहां तक पहुंचते हैं, और जो भी बहनें गांव की छूट रही होती हैं उनकी हम समूह के द्वारा पहचान करके उनको भी बीएचएनडी तक लाते हैं और उनका टीकाकरण करवाते हैं, उनका जांच करवाते हैं। और साथ में ही हम आशा के साथ, जैसे ही अभी हम लोग ने गर्भावस्था की बात की, उसके बाद जैसे बच्चा जन्म होता है तो हम उसके 9वें महीने में उसको प्रशिक्षण देना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को कैसे गर्माहट देनी है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको बच्चे को नहलाना नहीं है जब तक उसकी नाल न गिर जाए। तीसरे दिन और 7वें दिन, यानी कि गर्मियों में तीसरे दिन और ठंडियों में 7वें दिन तब नहलाना है। उसके पहले अगर आप नहला दोगी तो बच्चे को जितना पेट में गर्मी मिलता है उतना गर्मी बाहर नहीं मिल पाएगा। तो वो और केएमसी के बारे में त्वचा से त्वचा का संपर्क भी उनको बताते हैं, उनको करके बताते हैं कि बहन ऐसे बच्चे को गर्माहट दी जाती है जिससे बच्चा चौंकता नहीं है, उसको कोई दूसरी बीमारी नहीं होती है और बच्चे को गर्माहट भी मिलती है, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। और इसके साथ साथ हम उसको खतरे के लक्षणों के बारे में बताते हैं कि डायरिया, निमोनिया, दस्त, ये सब बहुत गंभीर बीमारियां हैं। ये सब ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिला? ये सब हमारी राजीव गांधी परियोजना है, इसी के माध्यम से हम लोग को ट्रेनिंग मिलती है
और हमारे यहाँ हम लोगों को हर महीने ब्लॉक में और हमारे CRDC पे हम लोगों को इसी चीज़ का हमारे मेंटर आते हैं, वो हमको ट्रेनिंग देते हैं और इस ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है और हम लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाया भी जाता है, जो कि हम करके उनको आसानी से बता सके और जिससे कि उनको करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसे हम लोग ये करते हैं। और फिर आप लोग आगे भी ये ट्रेनिंग्स देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और मैं 2-3 बार मिले हैं दिल्ली में ही। वो सीक्वेन जो मेरी संस्था है आए थे यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए। एक बार जो हमारे और थे वो अमेठी रायबरेली में गए थे एक एक्सपोजर विजिट के लिए, और फिर एक इनके ग्रुप आए थे यहाँ पे हमारे औरतों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग शुरू में बोल रहे थे कि हम तो घर से भी नहीं निकल पाते, और फिर घर से निकल के छोटे कदम गांव में आपने ले लिए, और फिर आप बहनें मुझे बोल रहे थे कि कोई आंध्रा गए हैं ट्रेनिंग के लिए, कोई पंजाब गए हैं। तो शायद थोड़ा अगर आप हमको थोड़ा बोल देना कि घर से निकल के आंध्रा पहुंचना, और ये भी नहीं कि आप आंध्रा गए 1 दिन या 5 दिन या 10 दिन के लिए, 1 महीना 1.5 महीना के लिए आप जाते हैं, तो कैसे कर पाते हैं? आपका घर कौन देखता है? अगर मैंने अपने बच्चों को 1-1.5 महीने के लिए छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन आप लोग सब सेट करके 1.5 महीने के लिए आप चले जाते हैं बाकी औरत को ट्रेन करने के लिए। तो इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा आप हमको बोल देना प्लीज़। सही कह रही हैं दीदी, क्योंकि पहला दिन था कि घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन जब से समूह संगठन में जुड़े, जब खुद के जीवन में बदलाव आया तो हम लोगों को परिवार में भी बदलाव आया। तब हम लोगों ने सोचा कि घर में बैठना ठीक नहीं, परिवार के लोग भी यही कहें कि घर में बैठना ठीक नहीं, क्योंकि मैं गरीबी में थी, मेरी और भी बहनें हैं जो गरीबी में जूझ रही हैं, उनको भी तो गरीबी से बाहर लाना है। तो पहले तो हम लोग शुरू में झांसी, बबीना यहाँ कुल जाते थे, लेकिन अब हमारी RGMBP से हमारे कुछ राज्य भी लिए गए हैं। पिछले 2015 में लिए गए हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा। यहाँ भी मैं पिछले साल अभी जनवरी में गई थी 1.5 महीने। पहली बार जब हम गई थी तो 1 महीने के लिए, फिर दूसरी बार गई थी तो 1.5 महीने के लिए। घर में पति, घर में हमारे सारे लोग खुद से खाना बना लेते थे, खा लेते थे, और हमको इजाज़त दे दिए कि आप जा सकती हो, आप कर सकती हो। तो ये सब हमारे समूह संगठन की देन है, जो हम लोग दूसरी बहनों को भी प्रेरणा देती हूँ, और हर जिले, हर ब्लॉकों में जा करके अपने स्वयं सहायता समूह संगठन के बारे में बहनों को जागरूक करती हूँ। गरीब अति गरीब की पहचान करके हम उनको समूह संगठन से जोड़ करके उनको गरीबी से बाहर ला रही हूँ। हम सारे लोग मिल करके हमारे RGMBP में दीदी जानकारी के बारे में आपने बात किया था वीडियो में भी। जानकारी तो शुरुआत होती है, अगर जानकारी नहीं है तो उसके आगे तो बिल्कुल हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमको पता भी नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। कुछ साल पहले, 9-10 साल पहले दिल्ली में एक ये प्रोजेक्ट था जेंडर रिसोर्स सेंटर, और 50-100 ये सेंटर खुले थे औरत के लिए। और इस हर एक जेंडर रिसोर्स सेंटर में एक जैसे टेबल होता था, डेस्क सामाजिक सुविधा केंद्र SSK। और ये क्यों वहाँ पे लगाया गया था ये डेस्क? क्योंकि सरकार ने सोचा कि हमारे पास बहुत सारे स्कीम्स होते हैं कि कोई विडो पेंशन, या अगर आपके घर में पति नहीं है और बच्चे हैं, उनके स्कूल के लिए पैसे आपको मिल सकता है, या बहुत सारे स्कीम्स होते हैं। तो उन्हें कहा कि एक तो ये जानकारी हमको बाहर फैलानी है, तो क्या करना था हम लोगों को कि दरवाजे दरवाजे पे जाकर हम सब पता करते थे, अच्छा इस घर में कौन रहता है, कितने साल के हैं आप, क्या कमाते हैं,
क्या आपके इश्यूज हैं, और फिर हम उनको बोल देते थे कि देखिए आपको शायद पता नहीं है लेकिन ये बहुत बढ़िया स्कीम है सरकार का, आप उसमें अगर आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म भर देंगे तो फिर आपको ये पैसे मिल सकते थे। ठीक है, वो तो एक स्टेप है कि ये औरत बोलेगी अरे वाह बढ़िया, लेकिन वो क्या कर सकती है? ये अपने घर से, हमारे जो जामिया में है वहाँ से जाके सेक्रेटेरिएट में कहाँ जाएगी, किससे मिलेगी, कैसे फॉर्म भरेगी, ताकि उसको वो पैसे, जो उसका अधिकार है, लेकिन उसको वो कैसे मिलेंगे वो पैसे। तो ये डिसाइड किया था कि ठीक है, ये जो औरत है वो यहाँ पे SS के सामाजिक सुविधा केंद्र पे आके हम उसको मदद करेंगे। तो एक एक फॉर्म लेके, उसको कुछ नहीं करना पड़ता था, एक एक फॉर्म लेके हमने भर दिया, और फिर हमारी जिम्मेवारी थी कि जो उसके पैसे थे, जो भी उसका स्कीम था, उसके पास पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये वो जैसे बोलते हैं वो गैप है, जानकारी तो मिल गई लेकिन उसके आगे क्या होगा। तो ये लोग, आप उसमें भी हेल्प करते हैं ये गवर्नमेंट की स्कीम और बाकी उसको आगे लेने के लिए? यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों को नमस्ते, भाइयों को नमस्ते। हमारा नाम पूनम है, गांव का नाम इसौली, ब्लॉक का नाम बल्दीराज, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। दीदी जो पूछ रही हैं कि देखो लोगों को जोड़ना और लोगों को घर से बाहर निकालना, बहनों को और पति लोग को समझाना, जानकारी एक गजब की चीज़ है और एक ऐसा मतलब एक कठिन है कि किस तरह से बहनों और भाइयों को समझाया जाए और उनको जानकारी दी जाए, और वो जानकारी लेने के बाद वो किस तरह आगे बढ़ें। इनके लिए तो हम 2006 जनवरी महीना 24 तारीख को जो हम समूह संगठन में जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद में, जुड़ने के पहले ही बहुत ऐसा घर की स्थिति बहुत ही खराब रही, परिवार की स्थिति बहुत खराब थी, जिनमें बच्चों को पढ़ाई नहीं थी, घर एक झोपड़ी जैसा था, और मजदूरी का और एक गुलामी का एक ठिकाना था, जिसमें आज समूह संगठन में जुड़ने के बाद में एक ऐसा नई जिंदगी और नया मिला। बहुत तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, बहुत तरह से परवरिश करना पड़ा, जिनमें हम अपने परिवार की परवरिश आज अच्छी सी कर रहे हैं। और क्या है, जब करते करते आज बताने लगे, बिल्डअप करने लगे, इसको करने के लिए बाहर भी जाना होगा, गांव में भी और दूसरे ज़िले भी, दूसरे देश भी, जिनमें 2 बार आंध्र प्रदेश भी गए। घर से बाहर निकलने के लिए पति भी बहुत रोक छेक लगाते थे, नहीं जाना है, घर का काम है, ये है वो है, दुनिया भर बताते, और लोग क्या कहेंगे, बगल के लोग क्या कहेंगे, कैसे जाओगी और मत जाना, बहुत तरह की बातें बोलते थे। मगर हम मानते नहीं थे, इधर उधर करके किसी तरह घर का काम निपटा करके समझा बुझा के निकलते। कई बार ऐसे लड़ाइयाँ हुई, मगर उनको झेलते गए। एक दिन उनको हम साथ लेके गए, हमने कहा आप चल के देख लो हम करते क्या हैं, आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जाने पर घर के जब 10-20 घर में जा कर के कुंडियाँ खटखटाना और बहनों को और भाइयों को घर से बाहर निकालना, और वो बात नहीं सुन रहे हैं, किस तरह उनको समझा करके एक जगह पे कहीं पर स्थान दे करके उनको बैठाल करके अपनी बातों को बताना, बहनों इस तरह करना है, इस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बदले हैं, इस तरह अपने परिवार को हमने बदला है और आप भी बदलिए। बहनें और मानने के लिए तैयार नहीं होती थी, जिनमें हमें पति लोग को किस तरह से समझाना पड़ता था, जिस तरह हम अपने घर में अपने पति को समझाते थे, उसी तरीके अपने भाइयों को भी समझाना पड़ता था। समझाने के बाद में किस तरह अपने परिवार को चलाना होता है। भैया आपको समझ में आए कि दिन भर आप मजदूरी करते हैं और गुलामी करते हैं, फिर भी अपने परिवार का परवरिश अच्छा से नहीं कर पाते हैं। मगर आज समूह संगठन एक ऐसी चीज़ है जिसमें जुड़ करके आप थोड़ा से पैसे ले करके कोई रोजगार और कोई बिजनेस कोई अजीब का अपना करके जिसमें अपने परिवार की परवरिश अच्छा से कर सकते हैं। मगर इस चीज़ को बहनों को नहीं समझ में आता था, कम समझ में आता था, मगर भाई लोग इस चीज़ को समझते थे। समझने के बाद में समूह संगठन में जुड़ जाते थे। जुड़ने के बाद में आज लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी अपनी बदली। आज वो कठिनाइयाँ, जो कठिनाइयाँ हम झेल करके बाहर आए हैं, कितनी सारी बहनें निकल करके बाहर काम कर रही हैं। हम 2013 मार्च में से लेकर के 2014 मार्च तक हम गोरखपुर गए, गोरखपुर में काम किए,
बस्ती, देवरिया, गोंडा, इनमें सब में जा कर के काम किया हमने, जिनमें यही सब बहनों को बता बता के। लेकिन ये जो आप बोल रहे थे पैसे के बारे में, जी ये तो समूह का बहुत बड़ा हिस्सा होता है ना, पैसे जमाना और फिर लोन लेना। कुछ साल पहले ये माइक्रो फाइनेंस के बारे में बहुत लोगों ने बात की कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है और माइक्रो फाइनेंस जैसे ज़िंदगी में सबसे फर्स्ट क्लास चीज़ है। लेकिन उसके बाद बहुत कहानियाँ निकल आए कि लोग ये माइक्रो फाइनेंस लोन ले लेते हैं और फिर वो वापस नहीं कर पाते हैं। आत्महत्या बहुत हो रही थी क्योंकि वो बोझ बहुत ज़्यादा था ये पैसे वापस करने के लिए। जो हमने देखा है शहर में SHG तो चलते हैं और बहुत अच्छा होता है, सब लोग आके मिलते हैं, जानकारी वो सब ठीक था। लेकिन ये जो पैसे के बारे में हमारे को ये लगा कि जैसे हमारे औरत आपके यहाँ आए, अमेठी रायबरेली आए थे और उन्हें देखा कि आप लोगों ने, किसी ने 4 लाख का लोन लिया, किसी ने 1 लाख का लोन लिया और पैसे वापस भी कर दिए। लेकिन जामिया में जो हमारे औरतें हैं उनने लोन ले लिया, ठीक है, समूह में जुड़ गए और मानो कि वो बैंक के पास भी चले गए और बैंक ने उनको शायद कोई लोन भी दे दिया। लेकिन वो लोन के साथ वो क्या करेंगे, यहाँ पे बिजनेस कैसे चलाएंगे? खेती तो हो नहीं सकती, यहाँ पे बकरी नहीं ले सकते या भैंस नहीं ले सकते जहाँ पे फिर वो कोई अपना शुरू करे खेती बाड़ी या कुछ। यहाँ पे अपना घर भी नहीं है, कोई छोटा सा कमरा ले लिया, तो ये बिजनेस क्या चलाएंगे और पैसे वापस कैसे करेंगे? ये यहाँ पे जो शहर में है ये थोड़ा, जो आप लोग गांव में आप पैसे लेते हैं और जो आप मुझे बोल रहे हैं कि बड़े कोई किसी की परेशानी नहीं हुई है, हो सकता है कि कोई बहन ने लोन ले लिया और फिर घर में कोई बीमार पड़ गए तो जिसमें वो पैसे लगाने थे, अब ऑपरेशन कराना था तो फिर पैसे उसमें चले गए। लेकिन आप फिर सब दोबारा थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके और फिर वो पैसे वापस कर सकती है। तो आप थोड़ा अपना कोई बताएंगे जो आपने लोन ले लिया है और फिर क्या हुआ वो लोन लेके? दीदी देखो, हमने तो एक बार लोन लिए थे, तो मतलब भैंस पाला, जिनमें हमारे पास 3 भैंस हैं और हमने दूध बेच बेच करके पैसे को अदा किया, ठीक है। इसी तरह कई बार ऐसे ग्रुप में हो गया है कि बहनों ने पैसा लिया है, उनकी भैंस ख़त्म हो गई, अब वो पैसे कहाँ से वापस करें। मगर देख रहे हैं अगर उनके घर में कहीं आमदनी का कोई जरिया, उनके पति का कोई और दुकान है या और कोई बिजनेस है जिससे वो पैसे को वापस कर सकती हैं, तो कुछ दिन तक तो देखा जाता है जब तक वो वापस नहीं कर रही हैं कि वापस कर देंगी वापस कर देंगी। फिर देखा जाता है जब नहीं वापस हो रहा, उनकी स्थिति घर की इतनी ही खराब है कि वो अपने खाले परिवार का परवरिश कर रही हैं, कर्जा नहीं दे पा रही हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग दोबारा उनको, हमारा ग्रुप ऐसे मतलब मीटिंग करता है, मीटिंग करने के बाद में प्रस्ताव होता है, उन्हें ग्रुप से निर्णय लिया जाता है कि हम लोग इनको दोबारा पैसे दे करके भैंस बंधवाते हैं ताकि ये पैसे को वापस करें। और ये खेती के बारे में जब आप मुझे बोल रहे थे जी। कि आपने ये 18 दिन का कॉम्पोस्ट, आपको उसके बारे में ट्रेनिंग मिला, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब सब लोग शहर में हम बोलते हैं कि हमको ऑर्गेनिक सब्ज़ी खानी है, हमको ऑर्गेनिक फ्रूट खाना है जिसमें ये सब केमिकल्स और पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डलते हैं। तो थोड़ा ये कंपोस्ट के बारे में बताएंगे कि ये क्या करते हैं, आप इसको बनाते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं? सभी को हमारा नमस्ते। हमारा नाम गीता है, हम हरचंदपुर ब्लॉक रायबरेली से उत्तर प्रदेश से आए हैं। बहनों, हम लोग समूह से जुड़ करके आज इतनी उसमें अपने खेती को बढ़ाने के लिए EMC 18 दिन वाली कंपोस्ट, जिसके लिए हमें पैसा भी एक पैसा नहीं खर्चा करना है, और जो हमारे गांव में सूखे पत्ते हैं, सूखे पुआल हैं और हरी जैसे कुछ भी जलकुंभी ले लीजिए, केला का पत्ता है, ये सब चीज़ें हम डाल करके हरा और एक गोबर और 1 किलो गुड़ उसमें लेकर के और काई को लेकर के बनाते हैं। और ये हमारे 4 दिन बाद गुड़ाई होती है इसका, और 2-2 दिन पे फिर गुड़ाई होती है। ये 18 दिन में बिल्कुल जैसे चाय पत्ती होती है, बिल्कुल ऐसे आप करेंगे तो उसकी सुगंध भी अच्छी होती है। ये हम लोग जैसे अपने घर में किचन गार्डन हम लोग उगाते हैं, किचन गार्डन में डालते हैं,
साथ साथ में धान गेहूं में डालते हैं, ताकि जो हमारी रासायनिक खेतों से हम लोग के लीवर खराब हो रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, बीमारी से हम लोग इतना लड़ रहे हैं, क्योंकि हम तो अपने मन में यही बैठाते हैं कि गरीबी और बीमारी ये दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन अगर बीमारी है तो गरीबी आएगी। इसीलिए हमने कहा ना गरीबी आए, बीमारी को भगाएंगे और गरीबी भी हमारी दूर होगी। इसीलिए हमने अपने गांव में और अपने ब्लॉक में, अपने ग्राम पंचायत से लेकर के दूसरी ग्राम पंचायत में और यहाँ तक कि अपने ज़िले में भी हम अपने 18 दिन वाली कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। धान गेहूँ हम लाइन से लगाते हैं, ताकि जो बरसात होती है, जैसे मान लीजिए छिड़कुआ हमने गेहूँ बो दिया, उसमें लग गया मान लीजिए 20 किलो, अब 20 किलो लग गया, लेकिन उसका उत्पादन कितना हो। 20 किलो में मान लीजिए हमें अगर 2 कुंटल 3 कुंटल मिल गया तब तो ठीक है, मान लीजिए 1 ही कुंटल मिला तो बेकार। हमारा खाद पानी जुताई बुआई का अगर हम जोड़ें तो हमारा उतना हम बच्चों को खिलाएंगे क्या और खाद पानी का पैसा क्या देंगे। इसलिए हमें 18 दिन वाली कंपोस्ट से इतना लाभ है कि हमारे जो उसका चारा हमारे पशु खाते हैं, उनका दूध हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे पी रहे हैं, हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारी खेती भी स्वस्थ है और हमारा पूरा परिवार और हमारा पूरा देश स्वस्थ रहेगा, तभी हम गरीबी से बाहर आएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। हम बोल रहे थे कि अब घर में बहुत सारे फ़ायदे आ गए हैं और आपने हमको ये भी बोला था कि गांव में भी जैसे आपने रोड बनाया या आपने देख लिया कि टीचर आ रहे हैं या डॉक्टर ठीक से आपका चेकअप करा रहे हैं कि नहीं आपने मेरा वज़न नहीं लिया या ब्लड टेस्ट नहीं लिया है। लेकिन आप मुझे पहले बता रहे थे कि जो आपके गांव में जातिगत रिश्तेदार हैं उसमें भी बदलाव आ गया है, क्योंकि आप लोग जब समूह में बैठते हैं तो ये नहीं देखते कि अच्छा ये ब्राह्मण है या ये मीना है या ये कहीं और से हैं तो इनके साथ हम बात नहीं करेंगे। थोड़ा उसमें फ़र्क क्या हुआ है और जो आदमी लोग हैं उसमें भी बदलाव आया है या खाली कि हम लोग समूह में बात करते हैं और सब ठीक है, लेकिन बाहर जाके वो जो सब अलग अलग होता है वो अभी भी चल रहा है? जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमारे आरजीएमबीपी में पहले देखिए जब समूह से हम लोग नहीं जुड़े थे तो गांव में ये बहुत था और ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति बहुत ज़्यादा था। लेकिन हम लोग जब से समूह में जुड़ गए हैं, परियोजना में आ गए हैं, तो हमारे यहाँ सब बहनें जुड़ी हैं, ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण भी जुड़े हुए हैं, मतलब एससी यानी कि ओबीसी एससी जनरल सब लोग इससे जुड़े हुए हैं और सारी बहनें एक ही ग्रुप में बैठ के एक साथ बातें करते हैं, एक साथ एक दूसरे को अपनी अपने दुख दर्द बताते हैं, अपनी अपनी तकलीफ़ें बताते हैं और यहाँ तक कि हम लोग जब मीटिंग करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं तो साथ में बैठकर खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं। हमारे बीच अब कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं रहा है। जैसे कि हमारा थोड़ा आरजीएमबीपी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हमारी राजीव गांधी परियोजना कर क्या रही। हमारा गाँव था, देखो बहनों, कि हमारे जो गरीब परिवार थे एक मटके के जैसे थे, एक मटका होता है वैसा हमारा परिवार था और उस परिवार में हम सबको रहना पड़ता था और एक तरफ से हमारे यहाँ कमाई आती थी, केवल पति हमारा कमाता था और घर के सारे सदस्य बैठ के खाते थे और वो जैसा भी करता था, जो भी काम करता था उसको करके लाना पड़ता था और सबका पालन पोषण करना पड़ता था। लेकिन राजीव गांधी परियोजना में जुड़ के हमको पता चला कि जब एक कमाता है, एक जगह से आता है, एक मटके में रखते हैं, लेकिन उसमें जो कई कई छेद हैं, जैसे कि एक बीमारी का, हमारे परिवार में बीमारी भी बहुत होती थी, बहुत होती हैं, अभी होती हैं, लेकिन अब हमें जानकारी के हिसाब से हम बचाव सीख गए हैं। हमें जानकारी हो गई है इस परियोजना के माध्यम से कि कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है, कैसे उनसे बचाव करना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है। और हमारा जो दूसरा छेद था शिक्षा का, तो हम लोग कहते थे थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, क्या करना है बेटियों को, ससुराल जाके रोटी बर्तन चौकाई तो करना है, उनको ज़्यादा पढ़ा के क्या फायदा। लेकिन उसके माध्यम से हम लोग को पता चला है नहीं, अगर बेटी नहीं पढ़ रही है तो दो दो परिवार का विकास रुक रहा है। बेटा नहीं पढ़ता है तो वो तो एक ही परिवार की बात है और इसलिए हमें बेटियों को पढ़ाना है और बेटी
जब एक बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वो अच्छी माँ बन सकेगी, अच्छी बहू बन सकेगी, अच्छी सास बन सकेगी और आगे जाके उसका परिवार तब अच्छा होगा। इसलिए हम लोगों का वो जो क्षेत्र था वो भी हमने इस परियोजना के माध्यम से ढक लिया, उसको भी बंद कर लिया। और हमारा जो एक नशाखोरी था, हमारे परिवारों में ऐसा जरूर था कि कोई ना कोई सदस्य तो नशे से ग्रसित था ही। तो हम इस परियोजना में जुड़े तो हमने बोलना सीखा, हमें ताकत आई, हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग इसके बारे में भी रोक लगाएंगे। अपने घर में पहले हम अपने घर में अपने पतियों को कम करेंगे, उनको बताएंगे कि इससे हमारा कितना नुकसान होता है और कितना बर्बादी होता है। हमारे परिवार का एक हिस्सा तो इसी चीज़ में चला जाता है, जो कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है, हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के, हम भी आगे जा सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चीज़ों को छोड़ेंगे, इनको कम करेंगे, तो जाके धीरे धीरे हम एक सफल परिवार और अच्छा परिवार बना सकते हैं। तो उसको माध्यम से भी हमने अपने परिवार को पहले संभाला, फिर हम बहनों ने इकट्ठे होकर सबको बताया जाके और ले जाके जो बहनों के यहाँ अत्याचार होता था, नशे की वजह से उनको इस तरह दबाया जाता था, उनको भी हम लोगों ने इसके माध्यम से रोका और वो क्षेत्र भी हमारा बंद हो गया। और ऐसे करते करते जब हमारे जो निकाय के क्षेत्र, मतलब कि आना एक तरफ से था और जाना कई तरफ से था, तो उसको हमने धीरे धीरे करके उसमें कमी ला दी, उसको कम कर दिया। और कम करने से हमारी सेविंग बचत बढ़ गई और हम बहनें भी अपनी बात रख सकते हैं, अपना बात कह सकते हैं और हमें वो ताकत है, हम बदल सकते हैं, पहले खुद को और फिर अपने समाज को, अपनी बहनों को, उनको भी उनके जो अंदर क्षमता है उसको निकाल सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि नहीं, आप भी बोल सकती हो, आप भी खड़े होके मंच पे बोल सकती हो। जैसे कि आज हम लोगों को यहाँ आके यहाँ इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका मिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी और भी बहनें जो हमारे यहाँ हैं और उनको ऐसा नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि वो एक दिन इससे आगे की शिखर पे पहुँचे और हम लोग भी चाहते हैं कि सभी बहनें इन जानकारी को। सही कह रहे हैं। मुझे लगता है अगली बार हमको बोलना चाहिए कि पूरा दिन का सेशन आपके साथ ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतने सारे और प्रश्न हैं जो मैं पूछना चाहती थी और ऑडियंस में भी जो लोग बैठे हैं वो भी आपसे पूछना चाहते थे, लेकिन आप ये बड़ा सा लाल बोर्ड देख सकते हैं और बिल्कुल हमारा टाइम अब ख़त्म हो गया है। तो इससे पहले कि कोई मेरे पास आए नोट दे के कि आप प्लीज़ अब स्टेज से उतर जाइए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने हमारे बीच आप आए और आपने हमको इतने खोल के अपनी बात बताई। समूह को छोड़ के और पति बच्चे सब छोड़ के, अपना ट्रेनिंग छोड़ के आप दिल्ली आई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।